तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज इस क्लास में हम बात कर रहे हैं कक्षा 8 की इतिहास विषय की एनसीईआरटी के चैप्टर 4 पर, जिसका टाइटल है आदिवासी दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो फटाफट इस वीडियो में हम इस चैप्टर के रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हमें जानने को मिलेगा इस चैप्टर के माध्यम से कि जो आदिवासी समुदाय था उसमें 1985 के आसपास बिरसा नाम का एक व्यक्ति था जो घूमते हुए देखा गया। और लोग ऐसा कहा करते थे कि उनके पास में तमाम सारी चमत्कारी शक्तियां हैं, बीमारियों को दूर करने की और सारी चीज़ों की। जो बिरसा मुंडा हैं इन्हें भगवान भी माना जाता है आदिवासियों के समुदाय में। और ये झारखंड छोटा नागपुर के जंगलों में वहाँ पर इनका जन्म हुआ और वहीं पर ये रहा करते थे पूरा का पूरा। इनके जो समर्थक थे वो दूसरे इलाकों के भी थे, जिनमें संथाल और उरांव जो दो बड़े जनजाति समुदाय हैं ये भी शामिल हुआ करते थे। इसके अलावा अगर यहाँ पर इस चित्र में हम देखें तो यहाँ पर उड़ीसा के जो डोंगरिया कंद कबीले की महिलाएं हैं जो बाजार जाते हुए नदी से गुजर रही हैं, जो हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। तो आदिवासियों के बारे में मध्यकालीन इतिहास से जब हम आधुनिक इतिहास में आते हैं, आधुनिक इतिहास में जो मध्यकाल है और उससे जब हम आधुनिक इतिहास की तरफ बढ़ते हैं, मसलन 1857 के आसपास से जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, आधुनिक आधुनिक इतिहास की ओर बढ़ते हैं, तो वहाँ पर क्या आदिवासी जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं। तो इसमें आपको क्या याद रखना है परीक्षा की दृष्टि से, आपको यह याद रखना है कि आदिवासी समुदाय में कौन कौन से प्रमुख नेता रहे और उनका संबंध किस किस कबीले से रहा है, वो कबीले कहाँ कहाँ पर अवस्थित हैं, कौन कौन से राज्यों में उनकी अवस्थिति थी, उनका विस्तार था, कैसे किस प्रकार से उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक किस प्रकार के क्रियाकलाप थे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे सामने पूछे जाते हैं, यही हम आज यहाँ पर देखेंगे। तो बात हमने कर ली यहाँ पर बिरसा मुंडा के बारे में। और बिरसा मुंडा के बाद में अगर हम देखें तो ये जनजाति समुदाय किस तरह से जीते थे, ये थोड़ा उनका रहन सहन हम देख लेते हैं, उनकी पद्धति को देख लेते हैं, सामाजिक स्थिति क्या थी। तो कुछ लोग झूम की खेती करते थे। झूम की खेती के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो जो झूम की खेती होती थी वो चलती फिरती खेती होती थी, जला करके खेती की जाती थी। परती उस भूमि को कहा जाता था जो कुछ समय के लिए खाली छोड़ दी जाती थी। साल एक पेड़ होता है, इसके अलावा महुआ। साल के पेड़ के नीचे एक प्रमुख धर्म से जुड़े हुए एक व्यक्ति हैं जिनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी साल के वृक्ष के नीचे। और कल वाले वीडियो में ही हमने उनके बारे में सवाल जवाब किए हुए हैं। तो क्या आप जानते हैं कि कौन वो एक प्रमुख व्यक्तित्व है जिनको साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? या तो वो बौद्ध धर्म से जुड़े हैं या तो वो जैन धर्म से जुड़े हो। उनका नाम आप कमेंट करके बताइए कि कौन है वो जिनका संबंध साल के वृक्ष से है। रिजुपालिका नदी के किनारे जो साल का वृक्ष था वहां पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती थी। इसके अलावा महुआ की अगर हम बात करें तो महुआ एक फूल है जिसे खाया जाता है या फिर उसे शराब बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीजें हो गई। इसके अलावा कुछ लोग जो थे वो क्या करते थे, शिकारी थे, संग्राहक थे। डोंगरिया कंद्र कबीले में औरतें जो पंडानु की पत्तियां इकट्ठा करके ला रही हैं, इन पत्तियों से पत्तल बनाई जाती थी। तो ये यहाँ पर जो मैं इस चित्र में दिखाई गया है, ये डोंगरिया कंध कबीले की महिलाएं हैं जो पत्ते इकट्ठे करके ला रही हैं। जिन्हें पंडानु की पत्तियां हैं, पंडानु पेड़ की, जिनसे पत्तल बनाई जाती थी जो खाने के लिए इस्तेमाल होते थे। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर एक चित्र में हमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से हम राज्यवार कुछ जनजाति समुदायों को देख लेते हैं। जैसे गड्डी है और वन गुज्जर है हिमाचल प्रदेश में। भोटिया भोटिया है हमारा उत्तराखंड में। इसके अलावा अगर हम बात करें अब अपना अरुणाचल प्रदेश में, तो वहाँ पर नागालैंड में नागा है। अरुणाचल प्रदेश में बात करें तो अपाटनी और निशी दो हैं। इसके अलावा खासी और जो खासी हैं और जयंतियाँ हैं गारो की हैं सारी मेघालय में। रियांग है, हंजंग है। इसके अलावा मुंडा, संथाल, उरांव ये जो है हमारा कहाँ कहाँ पर अगर देखें तो हमारे ये झारखंड के हिस्से में। इसके अलावा अगर हम उड़ीसा में बात करें तो कई हैं, पराजा है, बोंडा है, कंडा है, कोया है, सारा, खोंड। इसके अलावा बैगास, गडरिया, गोंड ये सारी छत्तीसगढ़ में। बंजारा जो है हमें देखने को मिलती है, बंजारा जनजाति कहाँ पर, महाराष्ट्र में। इसके अलावा अगर हम आंध्र प्रदेश में बात करें तो कोया, बंजारा और गोंड देखने को मिलती है। माला इरूलर जो है ये हमारी केरल में है। बैगास, बंजारा, गोंड मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा भील और जो सहरिया है, मीणा, मेरात, ये तमाम सारी जनजातियाँ हैं हमारी राजस्थान में। इसके अलावा वन गुज्जर राठौर की बात करें तो वो है गुजरात में। तो ये है कुछ प्रमुख जनजातियाँ जिनके बारे में हमने पढ़ा है और हम और आगे चीज़ों को देखेंगे। इनके राज्यों को याद रखना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार से कहाँ कहाँ पर कौन कौन से राज्य में इनका जो विस्तार है वो यहाँ पर है। ये देखिए बिहार में एक संथाल लड़की है जो लकड़ियों को लेकर के जा रही है। 1946 का एक चित्र है जो हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा बात करें औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा, एक मेंस का पूरा पोर्शन है इसमें, जिसमें आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा जो हम यहाँ पर देखेंगे। पहली चीज देखते हैं आदिवासियों के मुखियाओं का क्या हुआ।
तो जो वन प्रबंधन था, इसके बाद जब स्थानीय राजाओं ने, ब्रिटिश शासन ने जब यहाँ पर मुखियाओं के कामकाज के अधिकार को बदल दिया, तो जो आदिवासी मुखिया थे वो पूरी तरीके से आर्थिक रूप से कमजोर हो गए, उनके साथ में तमाम सारी दिक्कतें। गोमंतु काश्तकारों का क्या हुआ, तो यहाँ पर जो अंग्रेजों से काफ़ी परेशानी उन्हें भी हुई। अब वो जो भटकते थे, ठहर करके नहीं रह सकते, तो वो लोग चाहते थे कि आदिवासी एक जगह पर रहें और कुछ स्थायी रूप से रह करके खेती करें ताकि उन्हें ज़्यादा फायदा हो। ऐसे में हमें ये चीज़ देखने को मिलती है, गुजरात के जंगलों में खेती करती हुई ये हमें यहाँ पर भील औरतें कुछ दिखाई पड़ रही हैं, चित्र में हम यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर। इसके अलावा वन कानून बने और उनका जो प्रभाव पड़ा, तो वन कानूनों का जो प्रभाव पड़ा वो भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट था। स्लीपर की अगर हम बात करें तो वनों की लकड़ियाँ जो क्षैतिज तख्ते जो रेल की पटरियों में बिछाई जाती थी, उन्हें स्लीपर कहा जाता है, अभी भी उन्हें स्लीपर ही कहा जाता है। अब बात करते हैं, आगे देख लेते हैं व्यापार की कुछ समस्या थी। इसके अलावा हाँ, संग्राम से रिलेटेड थोड़ा सा हम देख लेते हैं, जैसे कि 1906 में जो है तो सोंगम संगमा द्वारा आसाम में, और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में वन सत्याग्रह जो हुआ, इस प्रकार के कुछ विद्रोह में था जो आदिवासियों ने यहाँ पर तमाम सारे विद्रोह किए, उनमें से एक विद्रोह ये थे। इसके अलावा ये देखो, चटाई बुनती हुई एक जो है हान जांग औरत है, जो औरतों के लिए घरेलू काम, सिर्फ घरेलू काम तक सीमित था, ये भी एक आदिवासी औरत है जिसे दिखा गया। 1948 में बिहार की कोयला खनिक के चित्र यहाँ पर हमें दिखाई पड़ते हैं। काम की तलाश में चाय के बागानों में असम में और झारखंड में हमें देखने को मिलते हैं। ठेकेदार इन्हें बहुत कम वेतन देते थे और उन्हें वापस भी नहीं लौटने देते थे घर। अब नज़दीक से अगर हम थोड़ी नज़र डालें, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम देख लेते हैं। 1831 टू 1832 अर्थात 1831 से 32 में जो कोल आदिवासी थे और जो 1855 में संथाल आदिवासी थे, उन लोगों ने बगावत की। तो कोलों ने बगावत कब की है, वो की 1831 से 1832 में। संथालों ने बगावत कब की है, इन्होंने की 1855 में। इसके अलावा बस्तर का विद्रोह कब हुआ है, तो बस्तर का विद्रोह हुआ है 1910 में और 1940 में। इसके अलावा महाराष्ट्र के वर्ली में भी एक विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, वह भी कुछ इसी प्रकार का ही एक विद्रोह था जैसा इन लोगों ने किया था। अब बिरसा मुंडा के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जन्म इनका हुआ 1870 के दशक में। पिता इनके गरीब थे। बिरसा बचपन में भेड़ बकरियां चढ़ाते थे, लेकिन उसके बाद में इन्होंने जब विद्रोह का तमाम लोगों से आह्वान किया और इन्होंने मुंडा लोगों ने जो दिकुओं के उत्पीड़न से, दिकू बोलते थे ये लोग अंग्रेजों को दिकू कहा करते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बिरसा ने वैष्णव धर्म के प्रचारक के रूप में भी कुछ वक्त बिताया। 1895 बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें, और इस प्रकार से उन्हें तमाम सारी चीज़ों को प्रेरित करके फिर उन्हें इस चीज़ के लिए प्रेरित किया गया कि वो विद्रोह करें। और जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई की। फिर 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया गया और दंगे आरोप के फसाद में उन्हें जो है, दंगे फसाद के आरोप में उन्हें जो है उन्हें 2 साल की सजा सुना दी गई। फिर 1897 में जेल से लौटने के बाद में बिरसा ने फिर से अपने समर्थक जुटाए, गांव-गांव घूमे और उन्होंने रावणों, जिनमें दिकू और यूरोपियों को तबाह करना था, एक वो था पूरा का पूरा प्लान। उसके लिए इन्होंने क्या किया कि जो तमाम सारे लोग थे उनको विद्रोह के लिए फिर से जगाया, तैयार किया। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और इसके बाद में जो आंदोलन था ये फिर से ठंडा पड़ गया। तो इस प्रकार से कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती है जिसमें बिरसा मुंडा के बारे में जानने को मिलता है। मैप से जिन जनजातियों को हमने पढ़ा है वो हमारे लिए हर प्रकार से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो हमने जनजाति विद्रोहों के बारे में देखा है, चाहे वो कोल विद्रोह हो या फिर संथाल विद्रोह हो या फिर वर्ली में महाराष्ट्र में हुआ विद्रोह हो, वो तमाम सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हमें देखने हैं। और इस चैप्टर से जो हमने वो मैप का सेक्शन देखा है, उस मैप के सेक्शन को देख लेना है। और जो सोंगम संगमा विद्रोह असम में हमने देखा है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और बिरसा मुंडा हमारे लिए हमेशा हमेशा तक इंपॉर्टेंट बने रहेंगे। बिरसा मुंडा से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनी रहेंगी। इन तमाम सारे फैक्ट से रिलेटेड जो चीज़ें वो इसमें हमें देख लेनी। इसके अलावा जो जनजातियों से रिलेटेड चैप्टर आपके पास इतिहास की किताब हो उससे आप पढ़ लीजिए। और अनाउंस कर दे रहा हूँ मैं, अभी शाम को 7:15 पर लाइव क्लास होगी और उस लाइव क्लास में हम बात करेंगे इस चैप्टर से जुड़े हुए प्रश्नों के बारे में। और जो इसी पाठ्य पुस्तक का कक्षा 8 की इतिहास विषय की पाठ्य पुस्तक से जो मैंने एक चैप्टर और पढ़ाया हुआ है, पिछला चैप्टर जिससे जुड़े हुए प्रश्नों का अभ्यास हमने अभी तक नहीं किया है, उन दोनों चैप्टर से मिल करके हम प्रश्नों के अभ्यास को करेंगे। इस चैप्टर से जुड़े हुए जितने प्रश्न बन सकते हैं वो आप तैयार कर लें। इसके अलावा ये चैप्टर आपको जहाँ पर मिल जाए आपकी इतिहास की किताब में, वहाँ से जा करके वो चैप्टर भी आप पढ़ें। जो भी आपके पास किताब हो, किरण कंपटीशन की हो या फिर अगर
प्राचीन इतिहास में आपके पास में शर्मा जी की किताब है, तो जो भी किताब है आप उस किताब से इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, और फिर इनसे जुड़ी हुई चीज़ों को जो है हम सॉल्व करेंगे। शाम को प्रश्नों का अभ्यास 7:15 पर लाइव क्लास, तो तैयार रहिएगा शाम की लाइव क्लास के लिए। कुछ एडिशनल क्वेश्चन को ऐड करने की कोशिश करूंगा, अगर होता है तो फिर हम कम से कम 20 प्रश्नों को शाम को प्रैक्टिस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें से मैं 10 से 12 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के डालने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस रिव्यू ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू।